तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। 2026 ये साल अनआइडेंटिफाइड अनोमलस फिनोमेना यानी यूएपीज के मामले में एक गेम चेंजर साबित हुआ है। दशकों से जो बातें दबी छुपी थीं उन पर से अचानक पर्दा उठ गया और शुरू हुआ एक टोटल ट्रांसपेरेंसी का नया दौर। आज के इस विश्लेषण में हम इसी मैसिव 2026 यूएपी डीक्लासिफिकेशन को डिकोड करने वाले हैं। हम यहाँ बिल्कुल निष्पक्ष होकर सरकारी डेटा और उन धमाकेदार विसल ब्लोअर क्लेम्स दोनों को समझेंगे जिन्होंने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हम सच में पूरी ट्रांसपेरेंसी देख रहे हैं या फिर हजारों पन्नों का ये सरकारी डेटा उस दशकों पुराने आइसबर्ग का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। एक तरफ तो पब्लिक के लिए ढेरों फाइल्स रिलीज की जा रही हैं और दूसरी तरफ लगातार ये आरोप लग रहे हैं कि एक बहुत बड़ी गुप्त शैडो इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रही है। आज हम इसी टकराव की गहराई में जाएंगे। आइए जल्दी से अपने इस रोड मैप पर नजर डालते हैं। पहले हम ट्रांसपेरेंसी मैंडेट को समझेंगे, उसके बाद सीधे रिलीज 01 के डेटा में जाएंगे। फिर बात करेंगे मॉडर्न टैक्टिकल एनकाउंटर्स की, उसके बाद उन चौंकाने वाले विसल ब्लोअर आरोपों की और आखिर में इन सबके पीछे छुपे जियोपॉलिटिकल थ्रेड को देखेंगे। तो शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, द ट्रांसपेरेंसी मैंडेट। 2026 में चीजें कितनी तेजी से बदलीं, जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। 19 फरवरी को अचानक एक प्रेसिडेंशियल डायरेक्टिव आता है जिसमें फाइल्स को पब्लिक करने का आदेश होता है। फिर सीधे 8 मई को PURUSC इनिशिएटिव लॉन्च होता है और रिलीज 01 सामने आता है। और इसके ठीक अगले दिन 9 मई को हाउस ओवरसाइट हियरिंग शुरू हो जाती है। ये सच में एक बहुत ही तेज और बड़ा कदम था। ये जो पूरा परस्यू प्रोग्राम है ना, ये किसी एक एजेंसी के बस की बात नहीं थी। इसमें कई दिग्गज शामिल थे। पीट हेग्सेथ के नेतृत्व में डिपार्टमेंट ऑफ वॉर मिलिट्री सेंसर डेटा को देख रहा था। तुलसी गैबर्ड ODNI की तरफ से इंटेलिजेंस डीक्लासिफिकेशन संभाल रही थी। वहीं काश पटेल के अंडर FBI अपनी हिस्टोरिकल फाइल्स निकाल रही थीं और जैरेड आइसकमैन की नासा ऑर्बिटल और लूनर डेटा को एनालाइज कर रही थी और AARO टैक्टिकल केसेस की जांच संभाल रहा था। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन था। अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, इनसाइड रिलीज 01। चलिए डेटा के अंदर चलते हैं। तो war.gov.ufo पोर्टल पर जो रिलीज 01 आया, उसमें आखिर था क्या? इसमें कुल 182 फाइल्स थीं। इनमें 120 PDF डॉक्यूमेंट्स थे, 28 वीडियो फाइल्स और 14 प्राइमरी इमेज फाइल्स शामिल थीं। यहाँ सबसे जरूरी बात ये नोट करने वाली है कि हमारा ये जो पूरा आकलन है, ये किसी अफवाह पर नहीं बल्कि इसी ठोस और ऑफिशियल डेटा पर आधारित है जो कोल्ड वॉर से लेकर 2026 तक फैला हुआ है। इनमें सबसे दिलचस्प है FBI की फाइल 62HQ83894। ये 1947 से लेकर 1968 के बीच फ्लाइंग डिस्क्स पर बनाए गए रिकॉर्ड्स हैं। हैरान की बात तो ये है कि इन फाइल्स को लगभग बिना किसी रिडैक्शन के, यानी बिना कोई जानकारी छुपाए या काले किए, रिलीज किया गया है। ये साफ दिखाता है कि उस दौर में भी हमारी सरकारें इन अनजान हवाई घुसपैठियों को कितनी गंभीरता से लेती थी। इसकी ये हिस्टोरिकल डेप्थ सच में चौंकाने वाली है। और बात सिर्फ जमीन तक सीमित नहीं थी। नासा के अपोलो 17 मिशन के ट्रांसक्रिप्ट से आई इस सेंसरी डिटेल को सुनिए। अंतरिक्ष यात्रियों ने कुछ बहुत चमकीले कणों को देखा और एक ऑपरेटर ने उसे डिस्क्राइब करते हुए कहा कि ये बिल्कुल 4 जुलाई की आतिशबाजी जैसा लग रहा था। आज के आधुनिक इन्वेस्टिगेटर्स ने इस तरह की घटनाओं को ऑफिशियली अनरिजॉल्व्ड यानी अनसुलझी कैटेगरी में डाल दिया है। ये लिटरली माइंड ब्लोइंग है। आइए अब देखते हैं तीसरा भाग, मॉडर्न टैक्टिकल एनकाउंटर्स। अब हम हिस्ट्री से निकलकर आज के डेटा पर आते हैं। दोस्तों, ये यूएपी सिर्फ दूर आसमान में दिखने वाली रोशनियां नहीं हैं। इनकी फिजिक्स हमारी समझ से बिल्कुल बाहर है। जरा 2020 से 2026 के बीच के इन एनकाउंटर्स को देखिए। 2023 में एजियन सी के ठीक ऊपर एक ऑब्जेक्ट को 80 मील प्रति घंटे की रफ्तार से 90 डिग्री के टर्न्स लेते हुए ट्रैक किया गया। बिना एरोडायनामिक टर्न रेडियस के ऐसे टर्न्स लेना कन्वेंशनल एयरक्राफ्ट्स के लिए टेक्निकली इम्पॉसिबल है। इसके अलावा सीरिया में गायब होते हुए ऑरेंज एरियाज, यूएई में टारगेटिंग स्क्रीन्स पर अजीब बिंदियां और 2022 में इंडो पैसिफिक में एक फुटबॉल के आकार का ऑब्जेक्ट, ये सब हमारे सबसे एडवांस्ड सेंसर्स ने पकड़ा है। सरकारी फाइल्स में आमतौर पर बहुत ही ड्राई लैंग्वेज होती है ना? पर यहाँ लैंग्वेज देखिए। 2023 में वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स के लॉ एनफोर्समेंट रिपोर्ट्स में एक मदर ऑर्ब का जिक्र किया गया है। उन्होंने इसे IF सौरन जैसा बताया,
जिसमें कोई पुतली नहीं थी, और इसकी तुलना एक ऑरेंज स्टॉर्म इलेक्ट्रीफाई बोलिंग बॉल से की। जब इतनी विविड और डिटेल भाषा का इस्तेमाल डायरेक्टली सरकारी रिपोर्ट्स में होता है, तो सोचिए ये मामला कितना सीरियस और अजीब होगा। अब इस नंबर पर गौर करते हैं, 2000। ये उन ओपन केसेस का नंबर है जिनका मैनेजमेंट इस वक्त AARO यानी ऑल डोमेन एनोमली रेजोल्यूशन ऑफिस कर रहा है। आज के समय में इन हजारों केसेस के बीच AI का उपयोग करके पैटर्न्स ढूंढे जा रहे हैं। एक तरफ बहुत सारा साइंटिफिक स्केप्टिसिज्म है और दूसरी तरफ कंप्लीटली डेटा पर आधारित सच्चाई तक पहुंचने का ये ओपन प्रयास चल रहा है। आगे बढ़ते हैं चौथे हिस्से पर, द व्हिसल ब्लोअर एलिगेशंस। यहाँ से कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। आइसबर्ग के ठीक नीचे जाते ही हमें एक बहुत बड़ा विरोधाभास दिखता है। एक तरफ पेंटागन का ऑफिशियल बयान है कि ये सारी घटनाएं इसलिए अनरिजॉल्व्ड हैं क्योंकि हमारे पास डेटा की कमी है और सेंसर क्वालिटी खराब है। पर इसके ठीक विपरीत विसल ब्लोअर्स जैसे कि पूर्व AITIP हेड लुइस एलिजोंडो का दावा है कि ये कोई डेटा की कमी नहीं है, बल्कि एक दशकों पुरानी गुप्त आर्म्स रेस चल रही है जिसमें नॉन ह्यूमन टेक्नोलॉजी को रिवर्स इंजीनियर किया जा रहा है। हम यहाँ किसी एक पक्ष की तरफ नहीं जा रहे, बस इस बहुत ही क्लियर डिवाइड को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इन विसल ब्लोअर्स के दावे को समझने के लिए एक टर्म को जानना बहुत जरूरी है, USAP यानी अनएक्नॉलेज्ड स्पेशल एक्सेस प्रोग्राम। ये ऐसे हाई लेवल क्लासिफाइड प्रोग्राम्स होते हैं जिन्हें पब्लिक और यहाँ तक कि कांग्रेस की निगरानी से भी बिल्कुल छुपा कर रखा जाता है। इन विस्लेब्लोअर्स का सीधा आरोप है कि ऐसी ही कोवर्ट UAP इंटेलिजेंस को इन्हीं शैडो प्रोग्राम्स के अंदर छुपाया गया है। 9 मई की उस ऐतिहासिक कांग्रेशनल हियरिंग में जो हुआ उसने सबको चौंका दिया। लुइस एलिजांडो का सीधा दावा था कि US के पास नॉन ह्यूमन टेक्नोलॉजी है। फिर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट माइकल शेलनबर्गर ने टेस्टिफाई किया कि DOD एक्चुअली एक इमैक्युलेट कॉन्स्टलेशन नाम का USAP चला रहा है। रिटायर्ड रियर एडमिरल टिम गैलेडेट ने बताया कि ये UAPs दुनिया भर के सेंसिटिव मिलिट्री इंस्टॉलेशंस की लगातार निगरानी कर रहे हैं। और नासा के पूर्व अधिकारी माइकल गोल्ड ने इस विषय को मेन स्ट्रीम साइंस में लाने के लिए ट्रांसपेरेंसी पर कड़ी मांग रखी। ये सारे स्टेटमेंट सच में रोंगटे खड़े कर देने वाले थे। और अब आते हैं हमारे आखिरी और 5वें भाग पर, द जियोपॉलिटिकल थ्रेट। आखिर इस सबका बड़ा मतलब क्या है? इससे निपटने के लिए NDA 2026 के नियम बहुत ही सख्त हैं। इसके तहत पहली बात, 2004 से अब तक के सभी UAP इंटरसेप्ट्स पर कांग्रेशनल ब्रीफिंग्स अब अनिवार्य हैं। दूसरा, इंटेलिजेंस कम्युनिटी को अपना सारा डेटा तुरंत ARO के साथ शेयर करना ही पड़ेगा। और तीसरा, सभी सिक्योरिटी क्लासिफिकेशन गाइड्स का पूरा हिसाब देना होगा ताकि उन रूल्स का पर्दाफाश हो सके जिनके तहत अब तक डेटा छुपाया जाता था। ये सब इसलिए किया जा रहा है ताकि किसी भी तरह के स्ट्रेटेजिक सरप्राइज से बचा जा सके, यानी कहीं कोई दुश्मन देश ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी बनाकर अचानक हमला न कर दे। और इन सब में एक बहुत बड़ा खतरा सामने आता है, ट्रांस मीडियम थ्रेट्स। ये ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो बिना किसी रुकावट के एक एनवायरनमेंट से दूसरे में जा सकते हैं, जैसे कि आसमान से सीधे समुद्र की गहराई में, और वो भी ट्रेडिशनल रेडार और सोनार को पूरी तरह मात देते हुए। एजियन सी वाला इनकाउंटर बिल्कुल ऐसी ही घटना थी। इस तरह की तकनीक मैरीटाइम सिक्योरिटी और डिफेंस के सामने एक ऐसी चुनौती पेश करती है जिसकी कल्पना भी मुश्किल है। तो इस सब के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, क्या 2026 का ये डेटा रिलीज आखिरी और डेफिनेटिव डेटा सेट है, या फिर ये मानवता की सबसे बड़े रहस्य पर से पर्दा उठाने की सिर्फ एक शुरुआत भर है? जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल बढ़ रहा है और कांग्रेस का दबाव लगातार बढ़ रहा है, अब प्रूफ देने की जिम्मेदारी विसल ब्लोअर्स पर नहीं बल्कि खुद गवर्नमेंट पर आ गई है। इस पूरे विषय ने दुनिया को देखने का हमारा नजरिया बदल दिया है, और हो सकता है कि असलियत इस रिलीज किए गए डेटा से कहीं